जी हां, बड़ी खबर आपके सामने। यूक्रेनी कब्जे वाले खेरसोन पर एयर स्ट्राइक हुई है। रूस ने गैस स्टेशन को टारगेट किया है। हमले में एक महिला की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें सामने आई हैं। गैस स्टेशन को टारगेट किया गया है, यहां पर हमला किया गया है, एयर स्ट्राइक की गई है और जानकारी ये मिल रही है कि इस गैस स्टेशन पर हमले की वजह से एक महिला की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। ये तस्वीरें उसी गैस स्टेशन की हैं जहां पर ये अटैक किया गया है। ये देखिए, जो घायल लोग हैं वो भी सड़कों पर मौजूद है। एक महिला की मौत की जानकारी सामने आ रही है। इस हमले में यूक्रेनी कब्जे वाले खेरसोन पर ये एयर स्ट्राइक की गई है। रूस ने गैस स्टेशन को निशाना बनाया है। और एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर से ड्रोन से हमला। खाना बनाने वाली डेयरी पर हमला किया गया। ये देखिए आप, बच्चों के लिए खाना बनाती है ये डेयरी और इस पर हमला किया गया। इससे पहले हमने आपको दिखाया खेरसोन में किस तरह से एक गैस स्टेशन पर हमला किया गया, वो इलाका जो कि यूक्रेन के कब्जे वाला है। और रूस ने साथ ही साथ यूक्रेन की राजधानी कीव में भी हमला किया। ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से कोहराम मचा के रख दिया है रूस ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन के अंदर जो हमले किए हैं। गैस स्टेशन की बात करें, खेरसोन पर रूस की एयर स्ट्राइक और इसमें महिला की मौत हो गई। लोग रोते बिलखते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बच्चा बनाने के लिए, बच्चों के लिए जो खाना बनाती है, उस डेयरी पर हमला किया गया। इधर रोमानिया में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है और कॉन्स्टांटा पोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद पोर्ट पर मचा हड़कंप। जबरदस्त धमाका, तस्वीरें सामने आई हैं और बताया जा रहा है कि ये पोर्ट है। पोर्ट के पर धमाके के बाद ये हंगामा, ये स्थिति पैदा हुई है। देखिए किस तरह से धुएं का गुबार आसमान में ऊंचाई तक उठता जा रहा है। कॉन्स्टांटा पोर्ट बताया जा रहा है जहां पर ये जोरदार धमाका हुआ है, ये जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। और देखिए रोमानिया को लेकर बड़ी खबर है। रोमानिया के ब्लैक सी तट पर गिरे हैं ड्रोन। 3 ड्रोन मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रोन को डिफ्यूज किया है। जांच में जुटी इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां और इसके बाद अलर्ट है। आपको बता दें कि रोमानिया की अगर बात की जाए तो ब्लैक सी के तट पर 3 ड्रोन मिले हैं और इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप और इलाके को सील कर दिया गया है। जांच जारी है। इधर रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन हमले की पुष्टि की है। रूस ने ड्रोन हमला किया, ये रोमानिया की तरफ से पुष्टि की गई है। ड्रोन को यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाला बताया है। तीन तस्वीरें आप देखिए। कॉन्स्टांटा पोर्ट पर जोरदार धमाका होता है। रोमानिया के ब्लैक सी तट पर ड्रोन गिरा है, जिसकी पुष्टि रोमानिया ने की है। ड्रोन से हमले किए गए रोमानिया पर रूस के द्वारा। तो आप देखिए रोमानिया तक इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब जंग का दायरा यूक्रेन की सीमाओं को पार कर चुका है। तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि रोमानिया पर जो हमले हुए हैं, क्या ये किसी बड़े महायुद्ध की आहट है? क्योंकि अगर ये मामला यूक्रेन से निकलकर यूरोपीय देशों तक पहुंचता है, यानी कि एक बड़ा संकेत है। और क्या पुतिन की नाराजगी यूरोपीय देशों से इस कदर अब बढ़ चुकी है कि शायद वो रेड लाइन भी अब क्रॉस होने वाली है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में डर है कि महायुद्ध की शुरुआत ना हो जाए। तो रोमानिया पर हमला, महायुद्ध की क्या ये आहट है? खबर क्या है, ये देखिए। रोमानिया में बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है और कॉन्स्टांटा पोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद पोर्ट पर हड़कंप मच गया। हमलों के बाद एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया गया। ब्लैक सी तट पर कई और ड्रोन मिले हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। सभी शहरों में एयर रेड अलर्ट है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की है। दावा क्या है? ड्रोन हमला रूस ने किया। यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन से हमला किया गया। बड़ी बात यह कि एक हफ्ते पहले रूस ने किया था हमला। ड्रोन हमले से रोमानिया में जबरदस्त तबाही मची है। अब आगे क्या होगा ये भी देख लीजिए। युद्ध में नाटो की सीधी एंट्री की
आशंका है। यानी कि नाटो की एंट्री अगर हो जाती है तो आप मान के चलिए कि इस युद्ध को विश्व युद्ध ऑफिशियली कहा जा सकता है, क्योंकि अब ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। रोमानिया पर यह हमला उसी संकेत का एक चरण कहा जा सकता है। रोमानिया पर ड्रोन अटैक हुआ, क्यों कर रहा है रूस ऐसा? रोमानिया को क्यों टारगेट कर रहा है? रूस का मुख्य एजेंडा नाटो देशों को चुनौती देना है। रोमानिया नाटो का सदस्य है और यूक्रेन का मददगार भी है। नाटो देश लगातार रूस और पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं और रोमानिया यूक्रेन को रसद और परिवहन सहायता दे रहा है। रोमानिया के जरिए नाटो को उकसाने की भी एक कोशिश है। सवाल यह है कि इस कोशिश से क्या वाकई में पुतिन वो विंडो ओपन कर देंगे जिसके बाद नाटो डायरेक्ट एंटर कर जाएगा? संजय सोई सर, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। रोमानिया नाटो मेंबर है, हमला हुआ है नाटो मेंबर पर यानी रोमानिया पर। क्या अब यह माना जाए कि बाय द लॉज, बाय द क्लॉज नाटो को एंटर करना होगा इस जंग में? देखिए, यहाँ पे दो तीन बातें कि अभी तक जैसा कि पिछले साल हुआ था, पोलैंड के ऊपर भी इस तरह के ड्रोन्स देखे गए थे, वहाँ पर भी कुछ डिस्ट्रॉय हुए थे। तो अब एक आर्टिकल 4 एक्टिवेट किया गया था, जो आर्टिकल 5 से एक पहले स्टेज हो जाती है, जहाँ पर नाटो देश जब अपने ऊपर खतरा महसूस करता है, लेकिन इतना नहीं है कि अभी अटैक्स फुल फ्लैश हो गए हैं। ऐसे में फिर आपस में विचार विमर्श की बातचीत होती है। उसके बाद में अगर खतरा बनता है, बढ़ा रहता है, तब आर्टिकल 5 हो जाता है, जब बाकी देशों का एक एक्टिव इंटरवेंशन आ जाता है। यहाँ पर अभी रोमानिया इस चीज़ पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या आर्टिकल 4 एक्टिवेट किया जाए, जैसे पिछले साल पोलैंड में किया गया था। क्योंकि अगर बार बार इस तरह के हमले होते रहेंगे तो शायद ये करेंगे, और जिसका मतलब है अलर्टनेस, जॉइंटनेस का नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और किस प्रकार से नाटो इससे डील करेंगे, ये देखा जाए तो कर क्यों रहा है, बिल्कुल सही सवाल है। क्योंकि क्या ये रशिया जानबूझ के कर रहा है, या क्योंकि सीमा के बहुत पास पड़ते हैं, क्या इनको स्पूफ करके जीपीएस जैमिंग करके इनको वहाँ पे गिर जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक यूक्रेन चाहता है कि कहीं ना कहीं नाटो देश खड़े हो जाएं। हालांकि इस समय में नाटो के देश ही ऐसा ग्रुप है। क्या सर ज़ेलेंस्की की वो भविष्यवाणी सही साबित हो रही है जिसमें वो बार बार कहते रहे कि मैं सिर्फ नंबर 1 हूं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यूरोप के बाकी देश होने वाले हैं, सबका नंबर आएगा, ये बार बार वो कहते थे? बिल्कुल, ये बात जर्मनी में भी की गई है, ये बात बाकी देशों में भी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि क्या यूक्रेन एक रिहर्सल है रशिया के द्वारा, अगला टारगेट 2-3-4 साल में फिर बाकी यूरोप हो जाएगा, बाकी नाटो के देश हो जाएंगे। लेकिन इस समय में मेरे हिसाब से रशिया के अंदर वो क्षमता और ताकत नहीं है कि वो नाटो देशों को इंटेंशनली छेड़े। ये सब टेस्टिंग दी वाटर हो सकता है, कितना इनका डिफेंस पोटेंशियल है ये हो सकता है, या फिर यूक्रेन के द्वारा भी जैमिंग, स्पूफिंग के द्वारा उनके मिसगाइडेड ड्रोन वहाँ गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ताकत के हिसाब से इस समय ठीक है, यानी कि आपको ये लग रहा है सर कि जो दावा रोमानिया की तरफ से किया गया है कि हमला, अटैक किया गया है रूस की तरफ से, इसमें कुछ भी हो सकता है, मिसगाइडेड ड्रोन्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा टेस्टिंग द वाटर जो कि हमने बीते साल भी देखा था, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम से पुतिन का शक्ति प्रदर्शन, पश्चिमी देशों को दिखाई अपनी ताकत। फोरम में चीन, उज्बेकिस्तान, तंजानिया शामिल हुए। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उसी फोरम की, और एक तरह से सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में पुतिन की तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन किया गया और वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाया गया कि आखिर कौन कौन से मुल्क उसके साथ है। चीन, उज्बेकिस्तान, तंजानिया भी इसमें शामिल हुए। मॉडरेटर प्ленарного заседания Владимир Владимирович Путин, президент Объединенной Республики Танзании। और पश्चिम देशों पर जमकर बरसे पुतिन, अराजकता फैला रहे हैं यूरोप के ताकतवर लोग। कई देशों में अराजकता फैलाना चाहते हैं यूरोपीय देश। यूरोप के ताकतवर लोग अराजकता फैला रहे हैं और भी देशों को ऐसे ही हालत में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया के विकास का पूरा मॉडल ही बदल रहा है। यूरोपीय देश अब ऐसी स्थिति में हैं जहां मल्टीपोलर दुनिया में उनकी अहमियत खत्म होती जा रही है। रूस उन्हें नापसंद करता है, चीन उन्हें कोई खास अहमियत नहीं देता और अमेरिका उन्हें अपने गुलामों की तरह काबू में रखना चाहता है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि जो पुतिन की तरफ से शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया और खास तौर पर
ये वो फोरम है, ये है इकोनॉमिक फोरम। और आप जैसा कि समझ पा रहे हैं, इसके जरिए पुतिन ने ये दिखाने की कोशिश भी अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों को की है कि भले ही यूरोप और अमेरिका ने उसके खिलाफ तमाम सैंक्शंस लगाए हों, तमाम प्रतिबंध लगा दिए हों, कट ऑफ करने की कोशिश की हो गई हो, लेकिन आज कैसे दुनिया के जो बाकी देश उसके साथ खड़े हैं। पुतिन का शक्ति प्रदर्शन बिगड़ा नाटो का समीकरण, अराजकता फैला रहे हैं यूरोपीय देश, ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया। रूस को सैन्य विस्तार से डराया बिल्कुल नहीं जा सकता। नाटो का हथियारों का जो जमावड़ा है वो बेकार है। रूस आज हर खतरे का जवाब देने में सक्षम है। यूक्रेन को स्वीकार करने होंगे समझौते, ये दबाव भी बनाया गया। बयान के मायने क्या है? नाटो वर्सेस रूस के बीच टकराव का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटी घटना भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। सवाल ये, क्या नाटो के खिलाफ पुतिन बड़ी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं? नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, एक बात बताइए, एक तरह से एक तीर से दो निशाने साधने का काम क्या व्लादिमीर पुतिन ने किया? एक तो इकोनॉमिक फोरम, तंजानिया, चीन और तमाम देशों का यहां पर आना, एक तरह से जवाब दिया गया कि भले ही नाटो और अमेरिका कुछ भी कर ले, लेकिन आर्थिक तौर पर नुकसान उतना नहीं पहुंचाया जा सकता जो मंशा या जो कोशिश वेस्टर्न वर्ल्ड की थी। और दूसरा, जो नाटो को लेकर एक ललकार जो बयान दिया गया, कैसे इसको आप डिकोड करेंगे? धन्यवाद करना। जय हिंद, सनो वरुणा। देखिए, पॉलिटिकली, मिलिट्रली, इकोनॉमिकली अपनी छवि को लगातार पुतिन सुधार रहे हैं। लंबी लड़ाई, नाटो की सिर्फ आहट जो जेलेंस्की ने ला दी थी उनके अपने बॉर्डर पे, उसको हटाना है उनको, और इसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। उनकी माने तो जेलेंस्की को बड़ा अफसोस है जो इकोनॉमिक फोरम में जो उन्होंने कहा, और पुतिन की माने तो यूरोपियन कंट्री के प्रति उनकी घृणा, एक तरह से वार्निंग सुपर पावर्स को और जेलेंस्की को भी समझाना। तो जेलेंस्की लगातार कह रहे हैं सीज फायर, टेम्पररी सोल्यूशन, और पुतिन कहते हैं कि ऑल इंक्लूसिव। जब तक आप टेबल पे नहीं लाओगे जो मेरी शर्तें हैं, नहीं मानोगे, हमसे तुमसे बात करने का क्या मुद्दा। और साथ साथ ये नाटो की जो लगातार आहट छोटी छोटी होती रहती है, चाहे वो बेलारूस के ड्रोन भटक जाएं, चाहे वो वॉर जब एक्सरसाइजेज हो उसमें कई सारे ड्रोन एक साथ पोलैंड में घुस जाए, चाहे रोमानिया का जो हिस्सा अभी हो रहा है। लेकिन लुहांस्क पे जो अटैक किया, 21 लोग जो मारे गए रशिया के, उसका बदला तो लेंगे पुतिन, और ये पॉलिटिकल लेवल पे लेंगे, डिप्लोमेटिक लेवल पे लेंगे, मिलिट्री भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी दोनों देशों को लंबे समय तक युद्ध में जूझना पड़ेगा। स्लो वार में रहना चाहते हैं रशिया के प्रेसिडेंट, साथ साथ अपनी छवि और अपनी मिलिट्री को बरकरार रखना चाहते हैं। कई सारी चीजें, कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, तो वो हाथ धो रहे हैं। चीन साथ में खड़ा है उनके, तंजानिया जैसे लोग, अफ्रीकन कंट्री का साथ, एशियन कंट्रीज का साथ, सबको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जेलेंस्की को समझना पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन खत्म हो चुका, नाटो का कोई खास रुतबा नहीं दिखता, क्योंकि जो कह रहे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज का जो रुतबा है वर्ल्ड से, कॉलोनियल पावर्स का जो हिसाब था वो खत्म हो चुका है। तो पुतिन अपनी जगह सुरक्षित है और हर तरह से अपनी छवि लगातार बढ़ा रहे हैं। सोई सर, इसी सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर ये साख का, क्रेडिबिलिटी का संकट वाकई में नाटो के पास, यूरोपीय देशों के सामने आ जाता है, तो ये तो एंड ऑफ नाटो ही है एक तरीके से। अगर मान लीजिए कि नाटो मेंबर्स कोई लाइन खींच नहीं पाते हैं पुतिन के लिए, और पुतिन जब जैसे चाहे जो चाहे वो कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि नाटो का होना ना होना, उसका मेंबर बनना ना बनना कोई मायने नहीं रखता है। नहीं, बिल्कुल रवि, बहुत ही अहम सवाल है ये, क्योंकि देखिए नाटो का जब बनाया गया था शुरू में सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में बनाया गया था, बाद में सोवियत यूनियन का बिखरा हुआ रशिया रह गया, एक बड़ी ताकत नहीं रह गया था। तब नाटो देशों में सवाल उठने शुरू हो गए थे, नाटो का औचित्य क्या है, किस लिए हम नाटो है, क्योंकि रशिया के अंदर वो ताकत नहीं थी। लेकिन पुतिन के आने के बाद फिर राइज हुआ, फिर अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ उसके बाद से फिर एक खौफ पैदा कर दिया, और लगातार प्रोपेगेंडा के द्वारा ये बात उठाई जा रही है कि रशिया का अगला टारगेट नाटो के देश होंगे, जो मेरे ख्याल से आज की तारीख में रशिया की इकॉनमी और उसकी मिलिट्री ताकत इतना नहीं करती है। लेकिन एक बात आती है यहाँ पे कि जब ईरान की बात आई तो नाटो देशों ने किनारा कर लिया अमेरिका के साथ, लेकिन जब रशिया की, यूक्रेन की बात आती है तब ये यहाँ पर इकट्ठे हैं और लगातार यूक्रेन को मदद दिए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के केस में वो दूर पड़ता था और अमेरिका की शुरू की लड़ाई थी। लेकिन यहाँ पर इनको ये लगता है, जिस प्रकार से विचारधारा चल रही है, कि रशिया का अगला टारगेट हो सकता है यूरोप हो, जिसकी वजह से यूक्रेन को रशिया से भिड़ाए रखो, लड़ाई जारी रखो, ताकि रशिया एंगेज रहे और वो लोग सुरक्षित रहे। यही कारण है कि हर तरह से हथियार,
पैसा और ट्रेनिंग, हर तरह की मदद, इंटेलिजेंस की मदद ये लोग दिए जा रहे हैं। करुणा का बड़ा ऐलान, रूस के लोगों के लिए सख्त फैसला, टूरिस्ट वीजा की संख्या को घटाया गया है। तो ये देखिए आप, एक और बड़ा कदम उठाया गया, यूरोप के 9 देशों का बड़ा ऐलान, रूस के लोगों के लिए सख्त फैसला लिया गया है, टूरिस्ट वीजा की संख्या को घटा दिया गया है। एक और बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है रूस को, रूस के लोगों को। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने दी जानकारी, ज़ेलेंस्की के साथ रविवार को मीटिंग होगी। स्टार्मर और मर्ज की भी मीटिंग में शामिल होंगे। सूत्रों का दावा, लंदन में हो सकती है बड़ी मीटिंग। और एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर का दावा, रूस जल्द ही नाटो पर हमला कर देगा। ये देखिए आप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और साफ साफ लफ्जों में यह कहा जा रहा है कि रूस हमला कर देगा जल्द ही नाटो पर। सर कीर स्टार्मर को खुफिया जानकारी मिली, इस बात का भी दावा किया गया। और कीर स्टार्मर का दावा, नाटो पर हमला होगा। क्या कहा गया है ये देखिए, रूस नाटो पर हमला कर सकता है, हमारे पास खुफिया जानकारी है, यह भी वो दावा कर रहे हैं। नाटो के दूसरे देशों का भी आकलन यही है। बिल्कुल, मतलब क्या है यह आप समझिए, रक्षा तैयारी को और तेज करना होगा, यूरोप के सैन्य खर्च को बढ़ाना होगा और सामूहिक सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करना होगा। साथ ही नाटो को रूस से अलर्ट करना भी, यह भी एक बड़ा मकसद है। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, मुझे याद है कि बीते साल ही बाकायदा कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें अलग अलग तारीखों का, अलग अलग साल का जिक्र किया गया था। कोई कह रहा था 2027, कोई 2028, कोई 2029 तक नाटो वर्सेस रूस युद्ध की बात कर रहा था। और अब तो सर कीर स्टार्मर का यह बयान कि हां, रूस हमला करेगा ही नाटो के ऊपर और बाकायदा इसकी खुफिया जानकारी है। क्या आपको लग रहा है, कितना आपको इसमें दम नजर आ रहा है इस बयान? देखिए, ग्रीन रूम मैन्यूवर्स की बात करें, बिहाइंड द कर्टन विस्पर्स की बात करें, या अंडर द कारपेट जो समिट्स में होती है डायलॉग, उसकी बात करें, तो बहुत कुछ चलता रहता है। रशिया ये नहीं चाहता कि वो अपने आप को पूरे वर्ल्ड के फोरम पे लड़ाई में इंगेज करे। उसकी एक लिमिटेड मंशा के साथ जमीर की लड़ाई, जमीन की नहीं, जमीर की लड़ाई, जो कई बार मैं आपसे कह चुका हूं, उस हिसाब से आया। 4 रीजन को उसने कैप्चर किया, 6000 स्क्वायर किलोमीटर छोड़ दिया उसने नॉर्थ ईस्ट में यूक्रेन को, बेलारूस की तरफ से भी आया, 8 किलोमीटर का काफिला लेके आया, रेड्स की उसने कीव पे, और चुपचाप वो चाहता है कि पोलैंड के बॉर्डर तक शांति रहे, बफर जोन बना रहे और यूक्रेन जो है उसके हिसाब से चले, कम से कम न्यूट्रल स्टेट रहे जैसे वो पहले था। यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बन पाया, बहुत कुछ उसकी चाहत रही, नाटो का मेंबर नहीं बन पाया। तो मैं मानता हूं कि ये जो आकलन लेकिन है, श्याम कुमार सर एक बात बताइए, अमेरिका ने ऐलान किया कि पोलैंड में सेना भेजेगा, तैनाती लगातार यूरोपीय देश बढ़ा रहे हैं, नाटो कंट्रीज रूस के खिलाफ बढ़ा रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ देखते हुए रूस शांत रहेगा? पुतिन सब कुछ खामोशी से देखते रहेंगे क्या? एक बात सुनिश्चित है, अमेरिका किसी तरह की बहुत ज्यादा सपोर्ट, मिलिट्री डॉक्ट्रिन चेंज हो गई अमेरिका की, वो अब कहीं इंगेज पैसा नहीं करेगा, ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म के ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए नाटो को शक्तिशाली होना अब मुश्किल है, अब वो स्थिति नहीं है अंदर से जो अमेरिका के पहले से थी। हम कई बार सुन चुके हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट का बयान। तो नाटो पे डायरेक्ट अटैक करना शायद अगर बहुत प्रोवोक किया जाए रशिया को तो हो, अंदर अंदर जो मैंने कहा ग्रीन रूम से, क्योंकि ये रोमानिया का जो अटैक आप देख रहे हो, जरूर कहीं ना कहीं ग्रीन रूम से प्रोवोक किया जाता है रशिया को, डाइवर्जनरी फ्लैंक्स दिया जाता है वीकेंड के लिए, लेकिन संभावना बहुत कम है कि रशिया चाहकर इंटेंशनली नाटो को इंगेज करे। इसकी उसको कोई जरूरत नहीं है, जैसा मैं कह चुका हूं, बफर जोन चाहिए और वो मिल गया तो मिल गया, ये उसकी मंशा है और यही संशय विश्व को है, उसको हमें नजरअंदाज कर सकते हैं फिलहाल। नाटो पे अपनी तरफ से रशिया इंगेज नहीं करेगा। ठीक है, और देखिए जर्मनी में टॉमहॉक मिसाइल की तैनाती पर बड़ी खबर सामने आ रही है, उस खबर का रुख करेंगे। मिसाइल तैनाती की योजना रद्द करने पर विचार कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के पास हथियारों का सीमित स्टॉक हो सकती है इसकी एक वजह, और जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह कि अमेरिका इस योजना को, इस प्लानिंग को रद्द कर सकता है। जर्मनी में टॉमहॉक मिसाइलों की तैनाती को लेकर यह बड़ी जानकारी। और एक और बड़ी खबर रूस से आ रही है, क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बहुत बड़ा बयान। फिलहाल अमेरिकी वार्ताकारों के दौरे की कोई उम्मीद नहीं है। विटकॉफ और कुशनर को लेकर जानकारी दी है, दोनों यूक्रेन को लेकर शांति प्रयासों में शामिल रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल, क्या हाल फिलहाल में कोई भी जो अमेरिकी वार्ताकार हैं
उनका कोई दौरा होने वाला है रूस का। अभी फिलहाल इसको लेकर कोई उम्मीद जाहिर नहीं की गई, यानी कि आने वाले समय में कोई बातचीत या कोई डायलॉग प्रोसेस नहीं होने वाला। और देखिए, यूक्रेन वार्ता से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बनाई दूरी। ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की और पुतिन समाधान निकाले। ट्रंप ने कहा अब दोनों देश आपस में बात करें। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले मार्को रूबियो की तरफ से भी यह कहा गया था कि जो अमेरिका है वो ऑफिशियली अब फिलहाल इस पूरी वार्ता के प्रोसेस से हट रहा है, और यही बात अब ट्रंप की तरफ से कही गई। यूक्रेन वार्ता से अमेरिका बाहर, और क्योंकि ऐलान तो अब ट्रंप की तरफ से भी कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? नंबर 1, रूस यूक्रेन खुद अब समाधान निकाले, यानी कि अब अमेरिका का कोई रोल नहीं है। नंबर 2, अब मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं, और साथ ये भी कहा गया कि यह युद्ध शुरू ही नहीं होना चाहिए था। यह बात भी दोहराई गई। और इसका मतलब क्या है? अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका खत्म कर रहा है। बेनतीजा वार्ता से अमेरिका की नाराजगी बढ़ी है। औपचारिक बैठक में समय नहीं गंवाना चाहता। वॉशिंगटन ठोस फैसला या समझौता चाहता है। अमेरिका वार्ता में प्रगति का दबाव बढ़ा रहा है। अब ट्रंप ने क्या कहा था यह भी आप जानिए। 24 घंटे में यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा दूंगा। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के पहले लगातार ये बोला करते थे, और यह भी कहा कि पिछले 16 महीने में कोई प्रगति नहीं हुई। संजय सोई सर, क्या ट्रंप को भी ये रियलाइज हुआ है कि वॉर को एंड कराने में एक्चुअली वो सक्षम नहीं है? डिप्लोमेसी, टेबल पे बैठ के नेगोशिएशन, डील कराना, कम से कम वॉर के इश्यूज में उनके लिए टेढ़ी खीर है। इसलिए अब वो अपने हाथ जलाना नहीं चाहते, क्योंकि ज़ेलेंस्की को लेकर क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या कहा, उसके बाद भी ज़ेलेंस्की मैदान में डटे हुए हैं। ईरान का हाल हम देख ही रहे हैं, कहीं किसी नतीजे पे वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। अपने देश के अंदर कम से कम 2 फ्रंट्स को लेकर ट्रंप काफी कमजोर साबित हुए हैं, सदन के अंदर, सड़क पर और दुनिया में। नहीं, बिल्कुल रवि, ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय में ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मुझे लग रहा है दोनों ही तरफ से। इसने कहा भैया आपस में बात कर लो, निपटा लो, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर ली, कई मीटिंग करवा ली, और जैसा आप बता रहे थे किस प्रकार से व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की के साथ व्यवहार हुआ, उसके बाद भी सपोर्ट रही। लेकिन एक बात है कि वो नेटो के साथ भी उन्होंने अपना खर्चा कम कर, जो मागा वाला स्कीम है इनकी, उसके तहत वो चाहते कि नेटो देश भी डिफेंस के ऊपर अपना खर्चा बढ़ाएं। वो हर जगह से अमेरिका जहाँ जहाँ खर्च कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था पैसा, चाहे वो कई एसोसिएशंस हैं या पीस कीपिंग है, डेवलपमेंट है, रिसर्च के दुनिया के लेवल के जो चीज़ें थी उनके में से पैसा हटा रहे हैं, या फिर नेटो देश को बोला आप अपना क्या सर, क्या ट्रंप के बारे में, मतलब आपके असेसमेंट के हिसाब से क्या ये कहा जा सकता है कि ट्रंप वॉर साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे? एक बिजनेसमैन होने के नाते फायदा, नफा, नुकसान, प्लस माइनस के अलावा वो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। लोग देश जंग क्यों लड़ते हैं, क्यों जीतते हैं, और क्यों वो जंग में हार की संभावना देखते हुए भी टिके रहते हैं? ये पूरे जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वॉर का, उसको ट्रंप समझने में नाकाम रहे हैं। क्या आप ऐसा देख सकते हैं या कह सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात की रवि आपने, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आपका सोचने का तरीका कुछ हो सकता है, क्या दुश्मन का सोचने का तरीका भी वही है? ये बहुत महत्वपूर्ण है जब आप लड़ाई की स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि अगर ईरान भी, मैं ईरान का एग्जांपल नहीं, ईरान भी अमेरिका की तरह सोचता, उनकी उसी तरह से सोच विचारधारा होती, तो इतनी कैजुअलिटी होने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं बातचीत की डेवलप आ जाते, लगातार हमले या लगातार सैंक्शंस लगे हुए। इसी तरह से वो क्या ज़ेलेंस्की और पुतिन को भी रीड करने में फेल हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है कि यहाँ पर भी दोनों की सोच में अलग है। पुतिन अलग सोच रहा है, ज़ेलेंस्की को उन्होंने सोचा ये तो हमारे इशारे पर नाचता है, हमारी बात मानेगा, क्यों नहीं मानेगा, और जो हम कहेंगे करेगा, रेयर अर्थ हमको देगा, हमको जो हम, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, बस पैसा देगा, तो वो माना नहीं। तो यहाँ पर लेकिन एक बात अच्छी ये है ज़ेलेंस्की के लिए कि यूरोप साथ में खड़ा हुआ है, उसको चाहे कम मदद मिल रही हो, लेकिन लड़ाई लड़ने में अभी भी कामयाब हो रहा है रशिया को। और संजय सोई सर, एक तरीके से सच्चाई के साथ सामना हुआ है। बयान देना, दावे करना एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई क्या है? जब उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने काम किया तो कोई भी कामयाबी नहीं मिली, फेलियर ही उन्हें मिला है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान, ज़ेलेंस्की का पुतिन को कोई पत्र नहीं मिला है। ज़ेलेंस्की की चिट्ठी पर बोले हैं क्रेमलिन के प्रवक्ता, आधिकारिक कूटनीतिक माध्यमों से जवाब दिया जाएगा। और पुतिन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की पेशकश ठुकराई। ज़ेलेंस्की से मुलाकात का कोई मतलब नहीं, ये पुतिन ने कहा। पुतिन ने ज़ेलेंस्की की चिट्ठी को असभ्य बताया,
शर्तें मानने के बाद ही यूक्रेन से समझौता होगा, यह पुतिन ने कहा। तो जेलेंस्की का ऑफर पुतिन ने इसे ठुकरा दिया है। 4 जून 2026 जेलेंस्की ने पुतिन को खुला पत्र लिखा, एक ओपन लेटर लिखा और चिट्ठी में पुतिन से मुलाकात का प्रस्ताव भी दिया। स्विट्जरलैंड या तुर्की में मुलाकात की उन्होंने बात कही। जेलेंस्की ने पूर्ण युद्ध विराम की पेशकश भी की। सभी युद्धबंदियों की अदला बदली का सुझाव भी जेलेंस्की ने अपने इस ओपन लेटर में दिया है। अब 5 जून की तारीख आप देखिए क्या हुआ है। जेलेंस्की की चिट्ठी पर व्लादिमीर पुतिन का जवाब, मुलाकात का कोई मतलब नहीं होता है, चिट्ठी में मिलने की असली मंशा है ही नहीं, मुलाकात के लिए मॉस्को आ सकते हैं, जेलेंस्की इस बात का भी ऑफर दिया। चिट्ठी में असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब आगे क्या, यह भी आज जानिए। फिलहाल सीजफायर की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले का जो बदला है वो व्लादिमीर पुतिन लेंगे। नाटो देशों को भी टारगेट कर सकता है रूस, ये भी आसार नजर आ रहे। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में एक ईमानदार कोशिश थी या फिर वाकई में दिखावे के लिए था? क्या आपको लग रहा है? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया कि जो कोशिश या फिर जिस ओपन लेटर की बात है और उसमें जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया वो बहुत ज्यादा असभ्य है। क्या लग रहा है? करना फिर से वही बात, मंशा में शंशा। देखिए, इलेक्शन कैंपेन बहुत दिनों से किया नहीं है शायद जेलेंस्की ने, तो वो खुला दावा देके उनको कहते हैं मेरे साथ सामने डायलॉग पे आओ, हम एक 1-to-1 बात करेंगे, लोग हमको सुनेंगे। आप बोलो, दोनों कंट्री वॉर पर हैं, इतनी भीषण समस्या से गुजर रहे हैं और ऐसे कहते हैं बिना किसी फॉर्मल एग्रीमेंट के, बिना किसी पेपर के सबमिट करना और बिना किसी एजेंडा के बात करना, तो पुतिन को कैसे मंजूर होगा? पुतिन ने बहुत क्लियरली समझा दिया उनको कि आप सीज फायर के चक्कर में मत पड़ो, ऑल इंक्लूसिव एग्रीमेंट पर आओ और परमानेंट सोल्यूशन, ऑल इंक्लूसिव सोल्यूशन के साथ बात करो। हम तो तैयार हैं, लेकिन तुम ही तैयार नहीं हो, तुम्हें गिमिक्स चाहिए, छोटी छोटी बातें चाहिए, अपनी शर्तों पे बातें करने की बात करते हो, पूरी शर्तों पे करो। क्रीमिया लिया हमने, 4 रीजन हमने लिए, बाकी तुम संभालो ना, नाटो को हटाओ ना, और ये जो एक फोर्स बनाओ, न्यूट्रल फोर्स, और चुपचाप शांति से रहो। छोटे भाई हो, एक बाउंड्री दी थी तुमने, कुछ लोगों को लेके कल्चरल चेंज कर रहे हो तुम हमारे एरिया का, उनको तो ये अफसोस है ना। तो वहां पर बात जाती है जमीर की, लड़ाई वहां से शुरू हुई है, इसलिए इतनी लंबी चल रही है, वरना ये खत्म हो जाती। दोनों देशों में कंस्क्रिप्शन है, एसेंशियल मिलिट्री सर्विस है, लोग लड़ते रहेंगे और खर्चा हो रहा है। और वो कह रहे हैं पुतिन कि जिनको पैसा कमाना है इस वार में कमा रहे हैं। तो तुम्हें जब पता ही है ये सारी बातें, तो देश को गर्त में क्यों डाल रहे हो? बात कर लो, समझ लो, और जो देना लेना है वापस में छोटे भाई बड़े भाई से समझ लो। ये विश्व का शायद जनरल पब्लिक ओपिनियन कह सकता हूं मैं। यानी श्याम कुमार सर, ये बता दिया गया पुतिन की तरफ से कि हवाई बातें मत करिए, 4 साल से ज्यादा हो गया युद्ध को, कॉन्क्रीट मुद्दों पर आइए, एजेंडे पर आइए और फिर अपनी मंशा दिखाइए जो कि पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए, तभी बात हो पाएगी। जी बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि पुतिन के बयान पर जेलेंस्की ने पलटवार किया है, उसके बाद रिएक्शन लेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। पुतिन जो कह रहे हैं उस पर जेलेंस्की क्या जवाब दे रहे हैं। रूस ने जंग का रास्ता चुना है, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। पुतिन जंग खत्म नहीं करना चाहते, जेलेंस्की का आरोप है। अब रूस पर और दबाव डालना चाहिए। सवाल यह कि दबाव रूस पर कौन डालेगा? क्या कहा जेलेंस्की ने, देखते हैं। तो जेलेंस्की का वॉर प्लान रिफाइनरी पर और घमासान क्या कहा गया है, ये देखिए। युद्ध पैसा कमाने वालों को आकर्षित कर रहा है, मतलब यह है कि रूस के पास पैसा कम होना चाहिए, अब रूस पर और दबाव डालना चाहिए। अब आगे क्या होने वाला है? रूस के लॉजिस्टिक रूट पर बमबारी संभव है, यूक्रेन की तरफ से की जाएगी रसद और सप्लाई लाइन को तहस नहस क्या यूक्रेन करने वाला, और रशियन फौज का लॉजिस्टिक जो पूरी तरह से हब है, जो लाइन है, इसको तबाह किया जाएगा। रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमले होंगे, हमले से रूस की ऑयल सप्लाई ठप होगी, ऑयल सप्लाई रुकने से रूस को आर्थिक नुकसान होगा। संजय सोई सर, बहुत संक्षेप में मैं आपसे पूछना चाहूंगा जेलेंस्की के विषय में। जेलेंस्की को कैसे याद रखा जाएगा, एक ऐसे नेता के तौर पर जिसने युद्ध के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद कर दिया, या एक ऐसे नेता के चक्कर में जिसने इतिहास में, अब तक के इतिहास में, रशिया जैसी महाशक्ति के सामने न झुकने का फैसला लेकर बहुत बड़ी टक्कर ली और बहुत लंबे समय तक युद्ध को जारी रखा? नहीं, बिल्कुल रवि, मैं तो ये कहूँगा दोनों ही तरीके से याद किया जाएगा, क्योंकि देखा जाए कॉमेडियन थे, एक्टर थे, वहाँ से प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से लोगों को लगा था। लेकिन एक जो बहुत बड़ी गलती हुई कि जो अमेरिका के या नेटो की थी, ऐसे में जिस तरह का प्रेशर था,
खतरा था, वो फिर भी टिके रहे। उस एंगल से देखा जाए तो एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है। तो दोनों ही बातें हैं, एक स्टेट्समैन के तौर पर, एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर फेलियर नजर आते हैं, एक तरह से एक लोकल पॉलिटिकल लीडर के तौर पर शायद वो सक्सेस। बिल्कुल, और सर एक सेल्फ इंटरेस्ट भी नजर आता है यहाँ पर ज़ेलेंस्की का, क्योंकि जिस तरह से उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लगातार वो कुर्सी पर बने हुए हैं, तो उनको पता है कि युद्ध अगर खत्म हुआ, लंबा नहीं खींचा, तो फिर उनकी विदाई भी तय है। और अब आपको लेकर चलते हैं यूपी के गोंडा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 516 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, वह बहनों और भाइयों, वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, अराजकता की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजेवाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया, और उसी का खामियाजा गोंडा जनपद को भुगतना पड़ा। जहां पर सरयू मैया की असीम कृपा रहनी चाहिए थी और जहां की फसलें लहलहाते हुए देश के पेट को भरने का कार्य करती, एक नियोजित प्रयास के अभाव में वह जनपद पिछड़ता गया और एक समय ऐसा भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। पहचान का संकट, जहां पर अपने प्रदेश में तो नौकरी रोजगार नहीं, लेकिन जब इससे बाहर भी जाते थे तो नाम सुनते ही अन्य जनपदों के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग 10 कदम दूरी बना करके चलते थे। लोगों को लगता था कि पता नहीं कौन ये व्यक्ति है, क्या करके आया है। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं। अब आपको पहचान के लिए मोहताज नहीं होना होता है। अब आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, यूपी का नाम आते ही सामने वाले का चेहरा खिलता है और उसको लगता है जो आपसे 10 कदम दूरी बनाता था, आज वह आपको गले लगाने के लिए उतावला दिखाई देता है। आज आप गोंडा से बाहर किसी जनपद में जाएंगे, आज वह आपसे दूरी नहीं बनाता है, आज वह मित्रवत व्यवहार करता है, क्योंकि उसे मालूम है अयोध्या के बगल वाला जनपद गोंडा ही है। भगवान श्री राम के असीम कृपा प्राप्त करनी है तो गोंडा के नौजवानों के साथ दोस्ती करो, मैत्री करो, भगवान की अनुकंपा भी प्राप्त हो जाएगी। बहनों और भाइयों, आज यूपी के नौजवानों को नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी भी। यूपी पुलिस में जब भर्ती हुई थी 60,244 भर्ती, सैकड़ों नौजवान गोंडा जनपद के भर्ती हुए थे, गोंडा के नौजवान भर्ती हुए थे, बहराइच के नौजवान भर्ती हुए थे, श्रावस्ती और बलरामपुर के नौजवान भर्ती हुए थे। आज कोई भी सरकारी भर्ती आती है, मैं नियुक्ति पत्र देने के लिए जाता हूं, उससे पहले पूरी सूची देखता हूं। मुझे अच्छा लगता है कि गोंडा का नौजवान भी अब सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, बिना भेदभाव के प्राप्त करता है। अब निवेश केवल गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में और गाजियाबाद और मेरठ में नहीं हो रहा है, अब निवेश गोंडा में भी हो रहा है। गोंडा में भी निवेश होकर के यहीं के नौजवानों के लिए रोजगार भी ला रहा है।